जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने ये जाना भी तीसरे आम चुनाव से पहले जब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। उनकी भी जब जल्दी डेथ हो जाती है तो इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री है वो बनाया जाता है। इन सभी कार्यों में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे मजबूती से जो भूमिका निभाई वो थे कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली नेता, कुछ ताकतवर नेता जिनकी कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा चलती है, या यूं कहें भी कांग्रेस पार्टी के संगठन के ऊपर जिनकी ज़्यादा पकड़ थी। और उन कांग्रेस नेताओं के समूह को औपचारिक रूप से क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कहा जाता था उस टाइम। भी सिंडिकेट जो डिसीजन कर देगा वो ही सर्वमान्य होगा। तो सिंडिकेट की सहायता से ही शास्त्री जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी सहायता से ही जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो सिंडिकेट ने उन्हें नहीं बनने दिया, उन्होंने प्राथमिकता दी इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा की बात आए चाहे शास्त्री जी की बात आए, दोनों बार ही सिंडिकेट अर्थात कांग्रेस के प्रभावशाली नेता जो के कामराज मद्रास के थे, एस के पाटिल जो बंबई के थे और निजलिंगप्पा मैसूर कर्नाटक के थे, संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, अतुल्य घोष है वो पश्चिम बंगाल के। इन्हीं की हमेशा चली और इन्होंने एक अनुभव के आधार पर यह देखा भी क्यों न इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उसको ज्यादा अनुभव नहीं है। जब उसको ज्यादा अनुभव नहीं है तो वो अपनों से ही तो पूछेगी, और अपनों से पूछेगी तो एक तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर नहीं होकर ही देश के प्राइम मिनिस्टर है वो बने रहेंगे। तो हमेशा सिंडिकेट ने ही हस्तक्षेप किया। और एक चीज यहां एक आप प्रश्न के रूप में और याद रखिए, जब कामराज मद्रास के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना चलाई थी मिड डे मील, जो बहुत चर्चित रही थी। कामराज का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था उस टाइम भी। एक बहुत शानदार मिड डे मील एमडीएम जिसको कहते हैं इन्होंने चलाई। बाद में इनकी योजना का अनुसरण करके भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में 1995 में एमडीएम है वो लागू कर दिया था। स्कूलों के अंदर हाफ टाइम में जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो खाना मिलता है ये वही योजना है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है वो यहां से निकल सकता है। तो आपने देखा भी कांग्रेस के अंदर हमेशा ही सिंडिकेट है वो प्रभावी रहा। चलिए जो भी होना था हो गया। अब आ जाते हैं आम चुनाव। पहली बार नेहरू जी के बिना हो रहा था। नेहरू जी नहीं थे तो सीटें भी कम आई कांग्रेस को। पहली बार कांग्रेस पार्टी को 300 से कम सीटें आई, लेकिन बहुमत तो था ही। तो इसलिए सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। लोकसभा में बहुमत था और जो चुने हुए कांग्रेस पार्टी के जो सांसद थे उन्होंने अपने संसदीय दल का नेता है वो एक बार पुनः इंदिरा गांधी को चुन लिया। और आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी पुनः देश की प्रधानमंत्री है वो बनती है। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, सिंडिकेट भी खुश था भी ठीक है ये अपनों पर ही डिपेंड रहेगी और हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो इंदिरा ने महसूस किया था उस टाइम भी मेरे सामने दो चुनौतियां बहुत बड़ी है। पहली चुनौती तो उसको अपनी ही पार्टी के अंदर थी, क्योंकि सिंडिकेट उनको बहुत हर बात के ऊपर हस्तक्षेप कर रहा था। इंदिरा चाहती थी भी मैं अपना फ्रीडम के साथ है वो कोई डिसीजन लूं। तो एक चुनौती थी अपने आप को स्वतंत्र मुकाम है वो हासिल करना, और दूसरी थी भी तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस को जो कम सीटें आई है, इसका मतलब कांग्रेस की पकड़ है वो कमजोर हो रही है। तो एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, ये दो चुनौतियां इंदिरा गांधी के सामने उस टाइम थी। इंदिरा ने सबसे पहले हार्ड डिसीजन लिया, भैया मुझे ये जो पावरफुल अपने आप को पार्टी के अंदर कह रहे हैं ना ये कामराज पाटिल, निजलिंगप्पा रेड्डी और अतुल घोष, पहले तो इनको हाशिए पर करना है। इसने एक भी बात इनकी नहीं मानी, किनारे पर कर दिया हाशिए पर। ये जो भी सलाह देते ये सुन लेती लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करती। तो इसका मतलब इन्होंने इसको हाशिए पर कर दिया। कांग्रेस के अंदर जब इंदिरा ने इनको हाशिए पर कर दिया तो उसने अपनी सलाह पार्टी के जो बाहर के लोग थे उनसे लेनी स्टार्ट कर दी
तो इनको बुरा लगा, लगना ही था, मिर्ची लगनी थी, भैया हमें नहीं पूछ रही है, हमने तो ही इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इंदिरा ने फिर भी कोई अहमियत नहीं दी कि तुम रहो अपनी चलाते रहो, आपको लगता है ना भी आपके दम पर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो नहीं हूं, मैं मेरी अपनी अच्छी काबिलियत के दम पर है वो प्राइम मिनिस्टर बनी हूं। तो सबसे बड़ा उसने चेंज किया। आपको पता है कांग्रेस पार्टी मध्य मार्गी रही है, वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग हमेशा अपनाती रही है। इस टाइम जब इंदिरा अपने आप को मजबूत बनाना चाहती थी, इसने सबसे बड़ा डिसीजन लिया, यानी मध्य मार्ग से थोड़ा सा हटके अपने आप को वामपंथी यानी समाजवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा मोड़ दिया। यानी हर चीज में सरकारी हस्तक्षेप भी सरकार ही जनता के लिए करेगी, और जनता भी उस टाइम यही चाहती थी भी सरकार हमारे लिए कुछ करे। तो सरकारी नीतियों को उसने वामपंथी समाजवादी रंग देना शुरू कर दिया। इसके तहत उसने खाद्यान्न का सरकारी वितरण स्टार्ट कर दिया। भूमि सुधार के लिए बहुत अच्छे काम है वो इंदिरा गांधी ने किए, और जो गांवों के गरीब लोग थे उनको मकान बनाने के लिए जो भूखंड है वो आवंटित करने की बात कर दी। आगे जाकर बाद में इसने बैंकों का भी सरकारीकरण कर दिया, यानी एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी ने। और उसके साथ साथ ही प्रीवी पर्स जो थी उसकी समाप्ति की घोषणा भी कर दी, प्रीवी पर्स की समाप्ति की घोषणा कर दी। देखिए इतना कुछ चेंज है वो इंदिरा ला रही थी। अब सिंडिकेट को ये बात कहां पसंद थी? सिंडिकेट अंदर ही अंदर इनका विरोध कर रहा था, तू गलत कर रही है, ये तेरी नीतियां गलत है, लेकिन इसने इनकी एक भी नहीं सुनी। उस टाइम आपको पता है मोरारजी देसाई थे, वो काफी नाराज हुए थे। क्यों? उस टाइम वो उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे उस टाइम इंदिरा के टाइम में ये। तो ये सरकार से काफी नाराज हो गए भी, इंदिरा तो हमारी मान ही नहीं रही है। तो इसने मोरारजी देसाई ने भी अपने आप को सरकार से थोड़ा दूर रखना है वो स्टार्ट कर दिया, भी हमारी तो चल ही नहीं रही है। सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई ने जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और जो प्रीवी पर्स जो समाप्ति की घोषणा की थी, इन दो से वो सबसे ज्यादा नाराज हुए। चलो फिर भी इंदिरा प्रधानमंत्री थी, अपनी पावर है वो दिखा रही थी। सिंडिकेट ने बेमन से न चाहते हुए भी इनके काम को समर्थन देते रहे, बाहरी रूप से देते रहे, अंदर तो उनके पूरा जंगाल आया हुआ था, बिल्कुल दुखी थे इंदिरा से। कौन? ये जो प्रभावशाली नेता जो अपने आप को साबित कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अब एक चीज हो सकता है आपके दिमाग में आए भी, ये प्रीवी पर्स क्या बला थी, थोड़ा सा इसको भी जान ले। ये भी कई बार प्रश्न के रूप में आ सकता है। आप तथ्यों को अगर समझ लोगे तो आंसर लिखने में बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। देश आजाद हो गया, रियासतों का एकीकरण का काम है वो शुरू हो चुका था, ये हम पहले चैप्टर के अंदर अच्छे से जान चुके हैं। तो जब इन राजाओं को कहा भी आप भी अपनी रियासतें हैं वो भारत के अंदर विलय कर दीजिए, तो राजाओं को थोड़ा सा अपनी चौधर जा रही थी तो थोड़ी समस्याएं थी। तो फिर इनको राजी किया गया। इन राजा महाराजाओं को कुछ विशेष अधिकार दे दिए। उनको कहा भी आपकी जो निजी संपत्ति आपके पास ऑलरेडी है वो आप रख लो, और कुछ हम आपको वार्षिक जो कुछ भत्ते हैं यानी कुछ पैसा है वो सरकार आपको दे देगी। तो कैसे भी करके उन राजाओं को राजी किया गया स्टार्टिंग में, और जरूरी भी था उस टाइम। देश की एकता और अखंडता की बात थी उस टाइम। देश को एक रखने के लिए हमें राजाओं को कुछ प्रीवी पर्स दिए गए। प्रीवी पर्स समझ गए आप? राजा महाराजाओं को प्राप्त जो विशेष अधिकार जो दिए गए थे वो प्रीवी पर्स कहलाते। अब इंदिरा ने इस टाइम क्या कहा? इंदिरा ने कहा भैया इन राजा महाराजाओं को अब ये प्रीवी पर्स क्यों दिया जा रहा है? जनता का पैसा इन राजा महाराजाओं को क्यों दिया जा रहा है? तब मोरारजी ने उस टाइम नाराजगी का कारण था भी हमने तो जनता इनसे राजाओं से वादा किया था, ये तो वादा खिलाफी होगी। तब उन्होंने कहा था अरे मोरारजी ऐसी कोई वादा खिलाफी नहीं है, उस टाइम देश को टूटने से बचाना जरूरी था इसलिए इनको ये दिया गया था। क्या आपको लगता है भी ये सही था इनको देना? मैं मानती हूं कतई ये सही नहीं था। जनता की भी यही मांग है भी इन राजाओं को क्यों हमारा पैसा है वो इनको दिया जा रहा है, तो मैं तो इनको समाप्त करूंगी। तो स्पष्ट मना कर दिया था मोरारजी देसाई को। तो नाराज होना स्वाभाविक है, ये थोड़ा उनकी ज्यादा पक्ष लेने वाले थे उस टाइम। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति की है वो घोषणा कर दी। घोषणा की यहाँ
उसके बाद हालांकि 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन करने की भी कोशिश की, भी इस प्रीवी पर्स को है ना संवैधानिक रूप से ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रीवी पर्स को लेकर उन्होंने जो काम किया, जो अध्यादेश जो जारी कर दिए थे उनको निरस्त कर दिया। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को ये बात बड़ी खटी हुई थी भी यार ये तो गलत हुआ, मुझे तो इसको समाप्त करना है। तो अगला जब 5वां बाद में लोकसभा का चुनाव होता है, जब उसको वापस इनकी सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, तब उन्होंने संवैधानिक रूप से प्रीवी पर्स को बाद में समाप्त कर दिया था। तो ये प्रीवी पर्स की समाप्ति की जो घोषणा हुई और बाद में अगले चुनाव के बाद उसने पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से इंदिरा ने ये खत्म कर दिया। तो आप इस मैटर में क्या चीज समझे हो, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अपना मूल मुद्दा है भी कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी टूटी कैसे इसमें जो विभाजन है वो हुआ। विभाजन के 2 प्रमुख कारण थे, जिनमें एक कारण जो हमने ये स्टोरी समझी है ना भी इंदिरा और सिंडिकेट के जो बीच जो मतभेद थे, एक तो रीजन ये था, यानी अंदर ही अंदर एक लड़ाई तो ये चल रही थी इस बंटवारे का जो स्टार्टिंग है वो कारण ये सिंडिकेट के साथ इंदिरा गांधी की नहीं बढ़ना, सिंडिकेट की नहीं चलाना, इंदिरा को ये भारी पड़ा और बाद में कांग्रेस का विभाजन होता है। कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, ये कहानी और बढ़ती है और कहानी बढ़ जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। 1969 के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस चुनाव के दौरान कांग्रेस की ये भीतर की लड़ाई सार्वजनिक हो जाती है। पहले तो अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, इस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर ये सार्वजनिक हो जाती है। सबको पता चल जाता है भी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के घर में लड़ाई चल रही है। पता तो चलना ही था, कहते हैं ना हमारी साइड में एक डायलॉग चलता है, कुल्हड़िया में गुड़ थोड़ी फूटे, कहीं ना कहीं तो ये पता चलना ही था। हुआ क्या, जब जाकिर हुसैन जी की पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद चुनाव होने ही थे। तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया संजीव रेड्डी को। संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, और संजीव रेड्डी उस टाइम लोकसभा के अध्यक्ष थे। इंदिरा ने स्पष्ट मना कर दिया था, मैं इस संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनने दूंगी। आपको देखिए संजीव रेड्डी कौन, संजीव रेड्डी वही जो सिंडिकेट में अपनी चलाते थे, हमेशा इंदिरा के खिलाफ रहते थे। इंदिरा के भी मन में ये टीस थी, इसने कहा मैं संजीव रेड्डी को का विरोध करती हूं भी, इसे हम राष्ट्रपति है वो नहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, सिंडिकेट ने एक बार फिर अपनी चलाई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार संजीव रेड्डी को चुना। और इंदिरा ने ये माना भी ये तो मेरे को सरासर चुनौती है, मैं भी अपनी पावर रखती हूँ, मैं भी नेहरू की बेटी हूँ, चुप थोड़ी रहूंगी। तो इसने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, उस टाइम हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इन्होंने वीवी गिरी को बुलाया, भाई वीवी गिरी आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ये भी बड़े यार ऐसे कैसे हैं, अपने पार्टी, अपने तो कांग्रेस का ही मैं हूँ, कांग्रेस के संजीव जी को दे दिया है और मैं तो उनसे काफी पिछड़े हुए वर्ग से आता हूं, तो आप मुझे कहां इनकी बड़ों की लड़ाई में फंसा रहे हो। उसने कहा, इंदिरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम निर्दलीय रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दो, आपको चुनाव लड़ना होगा। और वीवी गिरी ने समर्थन किया इंदिरा का, ठीक है इंदिरा जी आप कह रहे हो तो मैं चुनाव लड़ता हूं। तो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी जी ने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। अब देखिए क्या खेल हो गया, विपक्ष तो यहां है ही नहीं कोई, विपक्ष को कहां, देश की जो विपक्षी पार्टी है वो तो कहीं सामने ही नहीं आ रही है, कांग्रेस तो अपनों से ही लड़े जा रही है। और कांग्रेस ने संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बना दिया और इंदिरा गांधी ने जो खुद कांग्रेस की थी वीवी गिरी को राष्ट्रपति चुनाव में अपनी तरफ से खड़ा कर दिया। ये बात अब क्लियर हो गई। तो उस टाइम जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा उस टाइम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कर दिया, व्हिप जारी कर दिया। देखिएगा जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने चुने हुए जो मेंबर होते हैं उनके लिए व्हिप जारी करती है। व्हिप एक तरीके से आप ऐसे समझिए भी पार्टी के जो भी आदेश होते हैं उनको भी आपको मानना ही पड़ेगा, इस आदेश को कहा जाता है व्हिप।
तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। इसका मतलब ये था भी कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, कांग्रेस के जो भी सांसद हैं, उन्हें अपना वोट किसको देना होगा? संजीव रेड्डी को देना होगा। तब कौन इंदिरा फिर कहां चुप रहने वाली थी? इसने कहा नहीं, मैं आप सब कांग्रेस के विधायकों और सांसदों को यह कहती हूं, इस पार्टी को छोड़िएगा, आप अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने अंदर की आवाज सुने भी किसे वोट देना चाहिए। तो अब जो इंदिरा गांधी को अंदर ही अंदर जो सहमति प्रकट करने वाले थे, वो इससे काफी मोटिवेट हुए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये क्लियर कर दिया, अंतरात्मा की सुनो, व्हिप वूप ये कुछ नहीं होते। तो अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो विधायक और जो सांसद थे, उन्होंने वीवी गिरी को वोट दिया और इस प्रकार वीवी गिरी है वो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विजयी होते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं देश के। देखिए कितना बड़ा लोचा हो गया। संजीव रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार थे, वो चुनाव हारते हैं और एक निर्दलीय आदमी इंदिरा गांधी के समर्थन से देश का राष्ट्रपति है वो बनता है। यहां इंदिरा बहुत खुश होती है, उसे पहली बार अपनी पावर को दिखाने का सार्वजनिक रूप से मौका मिला भी मैं भी कुछ अपना वजूद है वो रखती हूं, मेरा भी अपना एक मुकाम है। तो यहां अब देखिए कांग्रेस के अंदर ये हो गया भी इंदिरा काफी मजबूती से आगे बढ़ रही थी, सिंडिकेट परेशान था। तो पार्टी का जैसा कि व्हिप जारी किया हुआ था, आदेश था, इंदिरा ने और इंदिरा से जुड़े हुए लोगों ने उसका उल्लंघन किया। तो पार्टी के नियमों के तहत इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया और इसका लेटर बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने इंदिरा को लिख दिया। नवंबर 1969 के अंदर इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो अब तो ये क्लियर होना ही था भी ये कांग्रेस का बंटवारा स्टार्ट हो गया है। ये प्रारंभिक लड़ाई स्टार्ट होती है विभाजन के लिए भी सिंडिकेट से। इंदिरा के मतभेद थे, मनभेद थे और आगे जब राष्ट्रपति का चुनाव आ गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। ये उस टाइम का तात्कालिक कारण होता है। इंदिरा ने स्पष्ट कह दिया, कांग्रेस किसकी रे? तुम्हारी काहे की कांग्रेस है? कांग्रेस तो मेरी है, कांग्रेस के अंदर मैं प्रभावशाली हूं, आपकी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस जहां मैं हूं वहां मेरी कांग्रेस है। तो लेकिन अब इस प्रकार ये क्लियर हो गया भी कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई। एक धड़ा कांग्रेस ओ कहलाया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाया, जो कि सिंडिकेट यानी जो कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट जो समर्थक थे, और इसलिए इस कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस कहा गया। इंदिरा जहां खड़ी थी और इंदिरा के समर्थन में जो खड़े थे उनको कहा गया कांग्रेस आर पार्टी कहा गया, रिक्विजिनिस्ट कहा गया, रिक्विनिजिस्ट। तो पुरानी कांग्रेस कांग्रेस ओ बन गई और कांग्रेस आर है वो इंदिरा की नई कांग्रेस बन गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के अंदर इंदिरा ने यही कहा भी इंदिरा ने ये क्लियर कर दिया भी ये विचारधारा की लड़ाई है। अपने सब जो कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक होते हैं उन सबको उन्होंने कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा रही है हमेशा गरीबों का भला करना, गरीबों का भला करना। लेकिन क्या ये जो कांग्रेस ये सिंडिकेट वाले हैं ये चाहते हैं अमीरों का भला करना। हमने हमेशा समाजवाद को अपनाया है, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखा है। ये थोड़े पुरातनवादियों की तरफ है वो ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस आर ही रियल कांग्रेस है, इसलिए अपना समर्थन है वो कांग्रेस आर को आप देते रहिए और विश्वास है वो इस पर करते रहिएगा। अब इस प्रकार से ये लग रहा था भी कांग्रेस का बंटवारा हो गया है, तो इसका मतलब इंदिरा अब पीएम नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे और विपक्षी पार्टियां भी कहने लग गई भी सरकार अल्पमत में आ गई है, चुनाव करवा दो और इंदिरा जी आप है वो इस्तीफा दे दो। लेकिन डीएमके और वामपंथी जो पार्टियां थी उनके समर्थन से सरकार है वो लगातार आगे चलती रही। आपको पता है जो ये चुनाव हुए
ये जो चौथे जो चुनाव होते हैं वो 1967 में 67 में चुनाव हुए, 5 साल का कार्यकाल था, तो 67 से 68, 69, 70, 71, 72, इसका मतलब अगले चुनाव जो होने थे वो 1972 में होने थे। लेकिन समय की नज़ाकत को समझते हुए अपनी पावर को बताने के लिए इंदिरा गांधी ने अचानक ही डिसीजन लिया और दिसंबर 1970 के अंदर लोकसभा भंग कर दी। यानी 1 साल पहले ही सरकार है वो भंग कर दी गई, लोकसभा भंग हो गई। तो इसका मतलब अब पुनः चुनाव होंगे। 5वां लोकसभा का जो चुनाव है वो बाद में फरवरी 1971 में रहता है। अगले वीडियो सेशन में हम यही समझेंगे भी 5वां जो चुनाव होता है फरवरी 1971 के अंदर, उसके अंदर अब कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रहता है, इंदिरा की आर पार्टी का क्या हाल रहता है, उसके बारे में जानेंगे। क्या रहा ये सारे अगले वीडियो सेशन में। तो आज का अपना जो मूल बिंदु था वो था भी चौथे आम चुनाव के बाद में कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, कैसे मतभेद उत्पन्न हुए, और उनके दोनों कारणों को हमने विस्तृत रूप से जाना। भी इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट की लड़ाई को हमने अच्छे से जाना, और साथ में 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव वो इसी नाराजगी की वजह से एक ही पार्टी के 2 अलग अलग लोग हैं वो आमने सामने जो चुनाव है वो लड़ते हैं, और कांग्रेस पार्टी का संजीव रेड्डी हारता है और वीवी गिरी है जो उस टाइम उपराष्ट्रपति थे, बाद में देश के राष्ट्रपति बनते हैं, और इंदिरा एक प्रभावशाली नेता के रूप में है वो सामने प्रतीत होती है। यानी यूं कहें भी एक ताकतवर नेता के रूप में बड़ी प्रचलित होती है, उसका मतलब खूब प्रचार होता है इस चीज का भी रियल में इंदिरा है वो बहुत ही पावरफुल है। और इंदिरा ने कौन से काम किए जिनकी वजह से इन्हें पावरफुल नेता कहा गया, उसके बारे में भी अगले वीडियो सेशन में हम जानेंगे। तो अब आप अगर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और नोट्स फॉर्म में इसको उतारिएगा, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास से आप लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।